नमस्कार, इलाहाबाद का महासंग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे चर्चा की, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख पहले कर लेते हैं। क्या कुछ बड़ी खबर है, आपको बताते हैं। इलाहाबाद उपचुनाव में मतदान लगातार चल रहा है और 4 बजे तक 63.8% मतदान जो है वो फिगर सामने आई है। इलाहाबाद में 1,86,000 कुल मिलाकर मतदाता हैं। इसमें से 63% मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं और अब उम्मीद ऐसी है कि आखिरी के घंटे में वोटिंग सबसे ज्यादा होती ही है स्वाभाविक तौर पर, और उम्मीद है कि पिछली बार का रिकॉर्ड इस बार टूट सकता है। 63% तक मतदान शाम 4 बजे तक इलाहाबाद उपचुनाव में हो चुका था, लेकिन 1 घंटे का समय बीत चुका है और ऐसा अनुमान है कि यह आंकड़ा 75% के पार अभी तक हो चुका है। हालांकि अधिकृत आंकड़ा आना चुनाव आयोग की तरफ से अभी बाकी है, लेकिन अनुमान ऐसा कहा जा रहा है, लगाया जा रहा है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। 63.8% मतदान का आंकड़ा शाम को 4 बजे तक का आंकड़ा है। संवाददाता रवि कालीरमण हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, आखिरी के 1-1.5-2 घंटे के अंदर ही वोटिंग सबसे ज्यादा होती है। 4 बजे का आंकड़ा 63% का है, तो अनुमान अगर इस हिसाब से लगाया जाए तो क्या 80% का आंकड़ा पार हो सकता है, यानी कि पिछली बार का वोटिंग रिकॉर्ड टूट सकता है? बिल्कुल केशव, जिस प्रकार से 4 बजे का जो आंकड़ा है लगभग 64% के आसपास जो हो चुका है, 63.8% जो है मतदान आज कंडक्ट कराया जा चुका है। आज जो वोटिंग है वो हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी 2 घंटे का जो समय बचा है उसमें कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 80+ या 85 के आसपास तक जो है वोटिंग परसेंटेज इस उपचुनाव की रहने वाली है। कहीं ना कहीं मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिस प्रकार से जो 2019 का जो इलेक्शन हुआ था, जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें 79% के आसपास जो वोटिंग हुई थी। तो अब जो लोग हैं कहीं ना कहीं शाम के टाइम जो लोग हैं वो अपने खेतों से आते हैं और तमाम जो वोटर्स हैं वो अपना मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र जरूर पहुंचते हैं। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे जो तमाम जो वोटर्स हैं, तमाम जो भीड़ है वो लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये एक मतदान केंद्र का बाहर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ खड़े हैं ये मतदाता हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचकर अपना मतदान है वो करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैं जिक्र करना चाहूँ कि इस समय जो ये शाम का जो समय होता है, सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है इस शाम के समय में बढ़ती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 80% से ज्यादा जो वोटिंग वो इस बार इस उपचुनाव में हो सकती है। लगातार लोग जो है वोटिंग जो है अपनी वोट जो है वो डालने आ रहे हैं और तमाम जो मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा केंद्रीय मुद्दों के ऊपर हावी होता हुआ नजर आया है। तमाम जो लोग हैं विकास के मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं। यहाँ की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, तो उनको लेकर यहाँ के तमाम जो वोटर्स हैं वो जागरूक है और ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। केशव, एक एग्जैक्ट फिगर तो अभी नहीं बताई जा सकती रवि, लेकिन अगर महिला मतदाताओं की बात करें तो इस 63% में से कितना प्रतिशत मोटा माटा कहा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए 28 से 30% के आसपास जो है महिला मतदाता भी जो है अपना वो मत का जो है वो प्रयोग कर चुके हैं लगभग। जिस हिसाब से जो 63 से 64% है, तो उससे कहीं ना कहीं पुरुषों से हल्का फुल्का पीछे। ये हल्का फुल्का पीछे इसलिए है क्योंकि कामकाजी महिलाएं हैं, खेतों में जाना होता है, घर का काम करना होता है, तो ज्यादा से ज्यादा एरिया है वो ग्रामीण तबके से जुड़ा है इलाहाबाद में। तो तमाम जो महिलाएं हैं वो अपना पहले घर का काम करती हैं, उसके बाद जो तमाम चीजें हैं उनको जो है वोटिंग अपना जो मताधिकार है उसका प्रयोग करने होता है। कई महिलाएं इस काम के चक्कर में जो है अपना मताधिकार का प्रयोग है वो भी उनका रह जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि घर के काम होते हैं, भैंसों का काम होता है या फिर खेत का काम होता है। तमाम ऐसे काम है जिनको लेकर कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से हल्का फुल्का पीछे रहते हैं। तो 28 से 30% अगर महिला वोट करती हैं इलाहाबाद में तो एक बड़ी भागीदारी महिलाओं की जिसको कहा जा सकता है। तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं अब 64% जो 4 बजे तक का मतदान है वो हो चुका है। आने वाले समय का 2 घंटे का समय है और अमूमन देखा यही जाता है। और जिस प्रकार से जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ये है कि शाम को अगर 6 बजे तक जो तमाम जो वोटर्स हैं जो अपने खेतों में गए हैं या अपने घरों में हैं, वो 6 बजे तक अगर पोलिंग स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद चाहे कितना भी समय लगे, चाहे 8 बजे, चाहे 9 बजे, चाहे 10 बजे, उन तमाम वोटर्स का मताधिकार जो है, उनका मत करने का अधिकार है और वो अपना वोट डाल सकते हैं। जी केशव। ठीक है रवि, नजर बनाकर रखिए आप। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
आंकड़े क्या कुछ कहते हैं एलनाबाद में अभी तक वोटिंग के, एक बार वो आंकड़े पहले आपको दिखा देते हैं कैंडिडेट्स के बारे में। गोविंद कांडा जो कि भाजपा जजपा के प्रत्याशी हैं, एचएलपी की टिकट पर 2014 और 19 रानिया विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों बार गोविंद कांडा दूसरे नंबर पर रहे थे। 2014 में 45,000 वोट पाए, दूसरे नंबर पर रहे। 2019 में 35,000 वोट पाए और दूसरे नंबर पर रहे। और इस बार एलनाबाद उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सिरसा से विधायक गोपाल कांडा के छोटे भाई हैं और रानिया विधानसभा सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अभय सिंह चौटाला 1999 में हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के वो अध्यक्ष बने थे। 91 से लेकर 2019 तक 13 खेल एसोसिएशन में अध्यक्ष पद पर वो रह चुके हैं। चौटाला गांव में पंचायती चुनाव में जीत दर्ज कर वो उप सरपंच सबसे पहले बने। 2000 में रोडी विधानसभा उपचुनाव में पहली बार जीत हासिल की, विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 2005 में सिरसा जिला परिषद के वो चेयरमैन बने गए। उपचुनाव आया 2009 का और एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला चुने गए। इसके बाद 2014 में एलनाबाद से फिर से वो एक बार विधायक बने। 2019 में फिर से एलनाबाद से विधायक बने। 2014 में 69,162 वोट जो हैं वो अभय सिंह चौटाला को मिले थे और 2014 में वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी चुने गए थे। 2019 में विधानसभा चुनाव में वो विधायक चुने गए और 2 साल के बाद ही उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। 2019 में उन्हें 57,055 वोट मिले थे। 27 जनवरी 2021 उन्होंने विधायक पद से अपना इस्तीफा दिया। कृषि कानूनों का हवाला देते हुए 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर उन्होंने इस्तीफा दिया और इसी कारण उपचुनाव जो है वो अभी चल रहा है। वहीं पवन बेनीवाल की अगर बात करें तो एलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस ने पवन बेनीवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। उपचुनाव से पहले वो भाजपा को छोड़कर और कांग्रेस में शामिल हुए हैं। 2014 और 19 2 बार भाजपा की सीट से, भाजपा की टिकट से एलनाबाद का चुनाव लड़ चुके हैं। 2014 में उन्हें 57,623 वोट मिले थे, वो समय जब मोदी लहर बताई जाती थी। 2019 में पवन बेनीवाल का वोट ग्राफ थोड़ा नीचे आया, 45,133 वोट मिले। पवन बेनीवाल हालांकि दोनों बार दूसरे नंबर पर रहे। पहले पर अभय सिंह चौटाला, दूसरे पर पवन बेनीवाल। 2014 और 19 में अभय चौटाला से दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। पवन बेनीवाल को कुमारी शैलजा का काफी करीबी जो है वो माना जाता है और इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा भी कि कुमारी शैलजा जो है वो पवन बेनीवाल के हर चुनावी रणनीतिकार की भूमिका जो है वो एक तरीके से निभाती रही है। एलनाबाद का चुनाव इतिहास 1967 में पहली बार यहां पर चुनाव हुआ था। प्रताप सिंह चौटाला कांग्रेस की टिकट पर यहां पर पहली बार विधायक बनकर इस सीट पर आए थे। प्रताप सिंह चौटाला देवीलाल के मंझले बेटे थे। 1968 में विशाल हरियाणा पार्टी वीएलपी उसके लालचंद खोड़ विधायक बने। लालचंद खोड़ ने कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश चौटाला को हराया था। जी हां, चौटाला ने अदालत में फिर इस चुनाव को चुनौती दी, मुकदमा लड़ा गया और अदालत ने चुनाव को अंततः रद्द कर दिया। और अभी तक जो वोटिंग हुई है, क्या कुछ सभी राजनीतिक दलों को लग रहा है एलनाबाद की जनता लगातार वोट डाल रही है, किस मुद्दों पर डाल रही है और किसके मुद्दे जनता के सर आंखों पर होंगे और कौन जनता की सर आंखों पर होगा, बात करते हैं इस विषय पर। रमन शर्मा जी चुनाव विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश डाबला जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुखबीर तंवर जी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। रमन शर्मा जी, क्या कुछ आपका विश्लेषण कहता है अभी तक की वोटिंग में? 4 बजे का लेटेस्ट फिगर आया है, 63.8% की वोटिंग हो चुकी है। नहीं, वोट परसेंटेज तो 80-85% के बीच में रहना चाहिए और लोगों में उत्साह है, मुद्दे बहुत सारे हैं और इस बार मुद्दे अलग अलग हैं, हर पार्टी के लिए मुद्दे अलग हैं। जहां सत्तारूढ़ दल जो भाजपा है वो जूझ रही है किसान आंदोलन से, महंगाई से और 7 साल का जो उनका शासन है उसमें से अगर किसी को परेशानी है तो वो उनके खिलाफ है, अगर किसी को अच्छा लगा है तो वो उनके साथ है। तो मुद्दे बहुत हैं। हम अभी कोरोना महामारी में से निकल के आए हैं और लोगों की नौकरियां भी गई हैं, व्यापार में नुकसान भी हुआ है और अभी उबर रहे हैं, तो उसका प्रभाव भी भाजपा को भुगतना पड़ेगा। जहां तक चौटाला साहब का सवाल है, वो इस्तीफा देने के बाद दोबारा लड़ रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या है
ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और पूछा भी गया होगा उनसे और पूछा जाना भी चाहिए। अगर कोई उनकी पार्टी से अलग कोई और लड़ता तो शायद ये सवाल उठता ही नहीं। कांग्रेस के लिए रिवाइवल सर्वाइवल का सवाल है। क्या उनको दोबारा से जन समर्थन मिल रहा है? क्या वो मुख्य विपक्षी भूमिका में आ रहे हैं, स्थापित हो चुके हैं और अगले चुनाव के अंदर भाजपा को अच्छी टक्कर देने की स्थिति में होने जा रहे हैं? क्या ये मनोस्थिति जो वोटर है उसकी बदली है? ये सारी चीजें सामने आई हैं। अभी तक विपक्ष ने जो जनता के मुद्दे हैं उनको बहुत सही ढंग से उठाया नहीं है। महंगाई के मुद्दे पे कोई जैसे भाजपा के प्रदर्शन होते थे वो ऐसा एक भी प्रदर्शन देखने नहीं मिला। जो किसान है, किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, उन्होंने किसी पॉलिटिशियन को अपने साथ नहीं आने दिया। कोरोना के बाद की स्थिति को भी कांग्रेस ने हरियाणा में कोई बहुत अच्छे तरीके से नहीं उठाया। उनकी आंतरिक जो स्थिति है वो अलग है और संगठन तो बहुत ही खराब स्थिति में है, तो उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और वहां से जो गढ़ है अपने चौटाला साहब का, तो वो उसका फायदा लेंगे। पर जो उनके इस टाइम एक कैंडिडेट के तौर पे जो कांडा साहब हैं, उनका अपना वहां पे कुछ वोट बैंक है जो बीजेपी के साथ मिलके हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव वोट नहीं पड़ा तो ये बहुत कांटे की टक्कर रहने वाली है। ठीक है, कांटे की टक्कर। शास्त्री जी, क्या लगता है? गिनाए हैं, ये बोलने कहने के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन दिन भर में इलाहाबाद की जनता ने जो विचार किया है जिस पर, वो यह है कि शेष बचे 3 साल की सरकार में हिस्सेदारी कैसे हो। और हिस्सेदारी होने का मतलब यह है कि आप शेष बचे समय में जो पिछले 17 साल से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की सरकार के रहते और उससे पहले भी रहते जो विकास माननीय विधायक की नेग्लिजेंसी से नहीं हो पाया, उसका अवसर है और उन अवसर को लेने के लिए लोग वोटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तंवर साहब। देखिए केशव जी, जिस प्रकार से एक लोकोक्ति है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडा जोड़ा। जिस प्रकार से एलनाबाद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसके पास अपने कैडर का उम्मीदवार नहीं था। और इनकी जो सहयोगी पार्टी है जो सरकार में है, जननायक जनता पार्टी, उनके पास भी उम्मीदवार नहीं था। और जो प्रमुख विपक्षी दल आज हरियाणा में कांग्रेस है, उसके पास भी उम्मीदवार नहीं था। इसमें इस तथ्य में कहीं कोई दूर से दूर कहीं कोई तो बता देंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता बता देंगे, बीजेपी के बता देंगे। निसंदेह जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में आज जो हालात हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, शिक्षा के, चिकित्सा के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, जननायक जनता पार्टी के नेता और जो भी कुछ कहना चाहे वो बेशक रोज कहें। जिस प्रकार से इन्होंने कृषि कानूनों का तो विरोध है ही है, इसके अलावा जो हालात प्रदेश में और देश में है, उनका भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में इनको सामना करना पड़ेगा। निसंदेह जिस प्रकार से मत प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, और मैं बता दूं जो दोनों पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों की जमानत जब्त होने के आसार हैं। सर, जमानत जब्त तो आंकड़ों के हिसाब से हो ही नहीं सकती। कैसे हो सकती है सर? 10% वोट भी नहीं मिलेगा। कितना परसेंट? 10% वोट भी नहीं मिलेगा क्या? किस बात का वोट? आपको कैसे लग रहा है कि जमानत किस बात का वोट? जिस प्रकार से चुनाव प्रचार के दौरान जो ग्रामीण क्षेत्र रहे हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी के और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को प्रचार में ही नहीं जा पाए, फिर किस बात का वोट? ये शाम दाम दंड भेद की नीति अपना के प्रयास कर रहे हैं। सुखबीर जी, आपसे ज्यादा सभाएं की है उन्होंने। नहीं, मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए। केशव जी सारी बात ठीक है, आपकी सब बात मान ली। ये आपके ही चैनल दिखाने वाले, आपका ही मीडिया के अलग अलग लोग दिखाने वाले, वो पता लग जाएगा। मुंह और थप्पड़ का थोड़ा ही फासला है। श्याम दाम दंड भेद की जो नीति अपना रहे हैं, उसका भी जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, पता चल जाएगा। अभी 1 घंटे बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी। श्याम दाम दंड भेद क्या है? आप किस सेंस में कह रहे हैं बात? मैं पूछता हूं, मैं जवाब लेता हूं फिर उनसे। देखिए, जिस प्रकार से वहां पे लोगों को प्रलोभन देने का प्रयास किया गया है, इसके अनेक उदाहरण सामने आ चुके हैं। और हो सकता है कोई वीडियो और इस तरह की भी बात आ जाए, वो लग जाएगा पता आपको। आप इंतजार करें,
कोई बात नहीं, हर एक बात पे पूरा का पूरा हर चीज आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रहेगी। नहीं, अगर अभय चौटाला जी 1,25,000 के करीब वोट लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब क्लीन स्वीप है, और आपके हिसाब से बीजेपी का ग्राफ इतना नीचे आ गया है और कांग्रेस को इतना भी वोट नहीं मिलने जा रहा है कि वो जमानत बचा सके। रमन साहब, मैं आपको बताऊं, आप बताएं, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये था कि हमारा वोट बैंक है तो इनके कैडर का क्यों कोई उम्मीदवार नहीं था, और जननायक जनता पार्टी भी इनके साथ सम्मिलित है, और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास भी उम्मीदवार नहीं था, इससे स्पष्ट हो जाता है, और बाकी चुनाव के परिणाम जो है बता देंगे उसमें। आपके मतदाता सूची से उठाया है की बात, ये बिल्कुल सही नहीं, देखिए मैंने तो स्पष्ट बात बताई है, अगर इनके पास कुछ था, अगर मत इनका कांग्रेस और पार्टी के पास अगर उम्मीदवार थे तो अपने उम्मीदवार आए थे, तो उम्मीदवार थोड़े लाते। तो तंवर साहब, ये बात भी कही जा रही है, इस हिसाब से उम्मीदवार तो आपके पास भी नहीं था, तभी अभय सिंह चौटाला जी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था ना, मैं विधानसभा का चेहरा नहीं देखूंगा। देखिए, एलनाबाद क्षेत्र की जनता से पूछ के किसान आंदोलन के विरोध में, समर्थन में, और जो एक काले कानून इनके विरोध में इस्तीफा दिया था, और जब ये चुनाव घोषित हुआ तो वहां की जनता से पूछ के ने कहा था आप एलनाबाद की जनता। नहीं, आप शास्त्री जी, आप लगाते रहो आकलन, आप करते रहो आकलन। हकीकत बात यह है, ना कांग्रेस के पास ना आपके पास उम्मीदवार था, इस बात से आप मना नहीं कर सकते। मना कर रहे हो, अपने मियां मीठू बढ़ लो, आप मत मानो सच्चाई हकीकत को। मैं और साहब धैर्य से कोई बात ही नहीं था, मैं तो धैर्य से ही बात करता हूँ, मैं तो धैर्य खोता नहीं, धैर्य आप खोते हैं। मैं जवाब लेता हूँ, फिर मैं डाबला साहब आप इस्तीफा दे दिए। अब आप कहने लगे कि भाई इलाहाबाद की जनता से पूछा था हमने। ये सब बातें शास्त्री जी रिकॉर्ड में हैं, ये पंचायत के भी रिकॉर्ड में है, और इस्तीफा देने से पहले जिस प्रकार से संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि भाई आपको अगर समर्थन करना तो इस्तीफा दो, वो सारी बातें रिकॉर्ड में है, उनकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है, आप बरकराते रहे, कोई विषय नहीं। तो किसान मोर्चा समर्थन में आया सर आपके तंवर साहब? देखिए, किसान मोर्चा के समर्थन में आने का या नहीं आने का विषय नहीं है, हम निसंदेह इन काले कानूनों के खिलाफ किसानों के साथ थे, विषय है ना सर, किसानों के साथ रहेंगे। विषय है जिसके लिए, जिन किसानों के लिए जो उसके मेन स्टेक होल्डर है, आपने इस्तीफा दिया, और उन्हीं का संगठन आपका समर्थन नहीं कर रहा है, तो फिर फायदा क्या इस्तीफे? देखिए, अपने जिस प्रकार से संयुक्त किसान मोर्चा में अनेक जो संयुक्त मोर्चा के अलग अलग जत्थेबंदी हैं, उनका अलग अलग मत है, ठीक है, लेकिन निसंदेह जो एलनाबाद का किसान है, जो एलनाबाद का अन्नदाता है, वो हमारे साथ था, हमारे साथ है, और आगामी जो 2 तारीख को नतीजे आएंगे उससे आपको इस बात का पता चल जाएगा। ठीक है, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि फिर क्यों से किस गुट ने आपको रिजाइन के लिए कहा था, कौन सा गुट आपको? हमने गुट से मतलब नहीं है, हमें एलनाबाद की जनता से मतलब है। एलनाबाद की जनता ने कहा था कि आप किसान से जुड़े हुए मुद्दों पे किसान आंदोलन का समर्थन करो। हमने किसान आंदोलन के समर्थन में इस देश में सर्वप्रथम इस्तीफा दिया। लेना देना नहीं है जी तंवर साहब, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि इलाहाबाद की जनता से संबंध है, किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं हमारा? नहीं, एलनाबाद की जनता से, मतदाता से, किसान से हमारा संबंध था, संबंध है, संबंध रहेगा, और जहां तक किसानों से जुड़े हुआ जो आंदोलन है, इससे संबंध था, संबंध है, और हमेशा हम इसके समर्थन में रहेंगे अंतिम समय तक। इनका मतलब तो यह था ना कि कृषि कानूनों का जो आंदोलन कर रहे हैं विरोध में, उनके कहने से आपने रिजाइन किया, तो उनमें से कौन सा गुट आपका समर्थन करने के लिए आया है? कौन गुट समर्थन में आया, कौन गुट विरोध में आया, ये सब आकलन आप करें। हमारा संबंध एलनाबाद के अन्नदाता से मतलब है, उससे कोई सवाल है तो आपका आप पूछ सकते हैं। और जिस प्रकार से आप शास्त्री जी आप कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सेदारी लोगे, तो आज तो आपके साथ कोई नहीं हो जो आंदोलन करने वाले लोग हैं। देखिए शास्त्री जी, तो अलग खड़ा करना पड़ेगा। शास्त्री जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से ये आंदोलन 3 काले कानूनों के विरोध में शुरू हुआ, उससे निरंतर ये कहते रहे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। लेकिन आप मुझे बताएं, आपकी हरियाणा सरकार ने बाजरा को एमएसपी पे क्यों नहीं खरीदा? क्या इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? आप जवाब दें इस बात का।
आप सवालों को इधर उधर ना करें। मैं किसान से जुड़े हुए मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आज यूरिया के क्या हालात हैं? तंवर साहब, आज तंवर साहब, जो फसलें ठीक है तंवर साहब, ये कृषि कानूनों के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ये अभी ये पार्टी नहीं कानूनों के, हाँ बिल्कुल, लेकिन एमएसपी तो आएंगे। ठीक है, मैं डावला साहब के पास आता हूं। ओम प्रकाश डावला जी, ऐसे ही साइलेंट रहे हैं चुनावी प्रचार में जैसे कि आप अभी साइलेंट थे, बिल्कुल चुपचाप। ऐसा लग रहा है कि यही साइलेंस ही आप वोट ले जाएगी? देखिए केशव जी, मैं साइलेंट इसलिए हूं कि मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अगर उनके बीच में मैं भी बहस को बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं भी बोल सकता हूं। देखिए, अभी सुखबीर जी कह रहे थे कि कांग्रेस वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज, और बीजेपी के बारे में बोल रहे थे कि इनके पास अपना कैंडिडेट नहीं है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो हमारा कैंडिडेट है वो चुनाव से बहुत पहले हमारी पार्टी में आ चुका था, और जिन मुद्दों को लेकर के इनके उम्मीदवार ने इस्तीफा दिया था, क्या वो इस्तीफे हल हो गए? इनके पास ये कह रहे हैं डावला साहब, कैंडिडेट आपके पास इस्तीफे से पहले आया था, इस्तीफे के बाद में आया? देखूंगा किस मुंह से ये दोबारा चुनाव लड़ रहे। अगर इन लोगों से ही चुनाव किसी और को लड़ाते तब मैदान में और ज्यादा रोचक मुकाबला होता। हमारे पास जो कैंडिडेट था वो चुनाव से बहुत पहले आ चुका था, और आज भारतीय जनता पार्टी इस्तीफे से, सर इस्तीफे का पूछ रहा हूं मैं, वो इस्तीफे से पहले आए थे या इस्तीफे के बाद आए? बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, पानी की जल भराव की समस्या है, प्रदेश में डेंगू फैला हुआ है। इन बातों के लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी को तो लोग नाराज हैं, और इन लोग ये डूबता हुआ जहाज है। इसलिए आज जो मतदाता है बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग कर रहा है, और जब नतीजा आएंगे तो कांग्रेस पार्टी जीत करके निकलेगी, आप ये देख लीजिए। ठीक है, तंवर साहब डूबता हुआ जहाज बता रहे हैं तो आप देखिए, हम निसंदेह जिस प्रकार से 2019 का चुनाव रहा हमें उस प्रकार की सफलता नहीं मिली। उसके बाद जिस प्रकार से हमने अपने संगठन का पुनर्गठन किया, और आज जो हरियाणा प्रदेश में हालात हैं, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के जो गठबंधन है वो अप्रासंगिक हो चुका है, और कांग्रेस भी उसके साथ साथ अप्रासंगिक है। ये जो चुनाव, इस एलनाबाद उपचुनाव में जो उम्मीदवारों का निर्धारण था, ये अपने आप में इस बात को साबित कर देता है। ठीक है तंवर साहब, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी, अभय सिंह चौटाला ने भी इन सवालों को बहुत उठाया चुनावी जनसभाओं में। उनका यह कहना था कि जब पार्टी अलग हुई थी, जब डिस्प्यूट वगैरह पूरे आए थे, तो आपके पास अच्छे खासे विधायक थे। वोट परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूं तो 17% वोट आपके पास था। उन्होंने कहा कि अभी 2019 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, आप उसे 1.8% पर ले आए, जिसमें से कि 1% तो पूरे हरियाणा का था, और 0.8% जो है वो केवल एलनाबाद का था। इस तरीके से वोटिंग परसेंट वहां पर था। तो डूबता हुआ जहाज अगर ओम प्रकाश डावला जी कह रहे हैं, तो आप हो सकता है कि इन चुनाव के हिसाब से उसे गलत माने, लेकिन अगर कोई पार्टी जो ऊपर से बिल्कुल डाउन आती जा रही है, जो कि सत्तारूढ़ थी, मजबूत थी, हरियाणा में एक अच्छा खासा सरोकार था, रसूख था, और आज एक भी विधायक उसका नहीं है, तो उसे डूबता हुआ जहाज तो कह सकते हैं। देखिए, इसमें एक ऐड कर लीजिए, आपका किस सेगमेंट का वोट कम हुआ है? हाँ। ये एडिशन है। देखिए, अगर मैं बात करूं 2018 की, 2018 में हरियाणा प्रदेश के जन जन के जुबान पे ये बात है कि हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार का गठन होगा, लेकिन स्वार्थी तत्वों ने उस आवाज को अपने आप को बेचकर जिस प्रकार से तोड़ने का प्रयास किया, और निसंदेह 2019 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल की वो आवाज टूटी। उसके बाद आज हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये समझ में आ गया है कि हरियाणा प्रदेश का भला कौन कर सकता है। जिस प्रकार से विगत के अगर हम पिछले 5 साल को छोड़ भी दें, इन विगत 2 साल की भी बात करें, जिस प्रकार से लॉकडाउन में, मैं आता हूं, एक बड़ी अपडेट आ रही है, एक बड़ी अपडेट आ रही है, पहले देख लेते हैं क्या कुछ है। एलनाबाद उपचुनाव का मतदान चल रहा है। वोटिंग परसेंटेज का ताजा आंकड़ा जो है वो सामने आया है। 5 बजे तक 73% मतदान हो चुका है। लीजिए, एक नया आंकड़ा सामने आ गया है। 73 से ऊपर मतदान जो है 73% से हो चुका है। 1,36,400 लोगों ने अपना वोट अभी तक कास्ट किया है, डाल दिया है। 1,86,000 है, 1,36,000 लोगों ने वोट डाल दिया है। 73% का मतदान हो चुका है। और आखिरी के 2 घंटों की अगर बात करते हैं तो 4 से और 5 बजे के बीच 10% का वोटिंग हुआ है, और 5 से 6 के बीच का अगर आंकड़ा डाला जाए तो इतना ही और हो सकता है। तो अगर ये दोनों आंकड़े फिट बैठते हैं तो मतदान 80% को पार इस बार कर जाएगा।
रमन शर्मा जी, आपके पास मैं आता हूं पहले इस सवाल को लेकर के। अगर वोटिंग बहुत ज्यादा ऊपर होती है, सुपर डुपर होती है, 80% के ऊपर चली जाती है, किसे फायदा मिलेगा? उस स्थिति के अंदर जो भाजपा है उसको बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है अगर ये 80 भयंकर वोटिंग परसेंटेज आ रही है, क्योंकि जो उपचुनाव है उसके अंदर और जहां 3 साल का समय बाकी है, आधे से ज्यादा समय बाकी है, तो वहां पे जनता का नॉर्मल जो माइंडसेट ये होता है कि जो सत्तारूढ़ दल है वो हमारे लिए काम करेगा और उसके कैंडिडेट को जिता के अपने काम कराए जाए। तो ये स्थिति आ सकती है। जो आपने अभी सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, ये जो 5% और 10% जो उसके बाद बढ़ा है, ये मेरे को 85% तक पहुंचता लग रहा है आंकड़ा। तो इसका जो फायदा है, क्या ये जो अर्बन एरिया है, अगर अर्बन एरिया ने रूरल एरिया के बराबर वोट किया है तो ये बहुत कांटे की टक्कर होने जा रही है। बिल्कुल। तंवर साहब हंस रहे हैं इस बात पे। असल में मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, शायद हमारे रमन साहब को परसेंटेज नहीं पता कि वहां अर्बन एरिया में वोट कितनी है। खैर एनीवे, इनका अपना आकलन होगा, कोई बात नहीं। तो आप जो मेरे से सवाल कर रहे वो तो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने जो बात थी बता दी ना। उनके कहने का मतलब ये है कि जो ग्रामीण इलाहाबाद है उसकी नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। आप होंगे, आपको अर्बन वोट को भाजपा की वोट कह रहे हैं सर, वो अर्बन वोट को बीजेपी की वोट कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं मान रहा हूं, अर्बन वोट बता देना कितने, बता दें। 68,000 जो है। अजी साहब रहने दो, चलो 27,000 वोट हैं शहर में। अरे आप वोटिंग लिस्ट निकाल लो, कौन से मैं वहीं रह गया हूं, आप क्यों बहस कर रहे हो? ठीक है, अब आपकी बात क्या मैं आपको पता नहीं। ठीक है, मैं उस फिगर के ऊपर नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, आपका जो सवाल था, आपका जो सवाल था, जो आपने मुझे बीच में टोक दिया था, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में पिछले 2 साल में जो शराब घोटाला लॉकडाउन में हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ और पेपर, लगभग सारे पेपर लीक हुए, सब में मुकदमे दर्ज हुए हैं, और जिस प्रकार से कृषि कानूनों का विरोध है, आम हरियाणा वासी को बात समझ में आ गई है कि हमारा सच्चा हितैषी कौन है। इसलिए ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि डूबता हुआ जहाज है, ये तो वक्त बताएगा कौन डूब रहा है कौन तैर रहा है, इंतजार करो। और आपका तो, आपके बारे में तो फिर टिप्पणी करना ही, क्योंकि आप अप्रासंगिक है। मैं कहूंगा कि वो नहीं आया, उनका कोई मतलब नहीं है। सब आकलन करके देखें, डाबला साहब सब आकलन करें कि आज आप कहां हैं। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आप तमाम चीजों की बात कर रहे हैं तंवर साहब। मैं तो घोटालों की बात कर रहा हूं। घोटालों की बात, मैंने महंगाई की बात नहीं करी। चलिए घोटालों की मैंने तो जिस प्रकार से थानों से शराब चोरी उसकी बात करी, जिस प्रकार से तहसीलदारों पे मुकदमे दर्ज हुए, इनकी सरकार ने करवाए, और उन्हीं लोगों को दोबारा से फिर पुनः पदस्थापित कर दिया बिना उनका कोई फाइनल हुए, वो उनकी बात कर रहा हूं। अभी तक महंगाई की बात तो करी नहीं। महंगाई की बात तो हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी, इसी चुनाव में करेगी, 2 तारीख के नतीजों में करेगी। ठीक है, लेकिन आपने चुनावों में जिक्र नहीं किया इस बात का एक बार भी। चौटाला साहब ने कहीं नहीं कहा इस बात को, घोटाले जो भी आप अभी कह रहे हैं। ये तो इसमें अन्यथा क्या है बताएं आप? नहीं, अन्यथा इसमें ये है ना कि क्या इसमें कौन सी बात गलत है? नहीं, गलत भाई, लोगों को तो पता है सर, इसमें गलत नहीं है। तो लोगों को पता है तो चुनाव में जिक्र कीजिए ना उस बात का। चुनाव में तो जिक्र करते हैं कब्जे दबजे वाली बात का। चुनाव में क्या जिक्र हुआ, चुनाव में क्या जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जो बात मैंने आपको बताई, आपके चैनल पे बताई, क्या इनमें से एक भी बात गलत है? सर हमसे वो है ही नहीं। केशव जी, क्या मैंने जो बात कही इसमें से कोई गलत बात नहीं नकार रहा, मैं नहीं नकार रहा आपको, मैं नहीं नकार रहा, मैं तो प्रदेश की जनता को बता रहा हूं। लेकिन सर मेरा सवाल, आज चुनाव प्रचार थोड़े हो। तंवर साहब, हम यहाँ पर एक विचारधारा वोटर के ऊपर थोप थोड़ी ना रहे हैं। नहीं, हम जो हुआ उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो चुनाव में कुछ हुआ तो वही तो मैं सवाल करूंगा। आप जिस मुद्दे को मुझसे भी तेज आवाज में उठा रहे हैं सर, वो मुद्दा अभय सिंह चौटाला ने उठाया ही नहीं है। मैं सवाल तो ये कर रहा हूं। इस इलेक्शन में कोरोना का मुद्दा तक नहीं आया, इस इलेक्शन के अंदर एजुकेशन का मुद्दा तक नहीं आया, इस इलेक्शन में सिर्फ जो खाद और जो रूरल एरिया के अंदर महंगाई है उसके मुद्दे आए, जबकि ये महंगाई को ये पूरा का पूरा मुद्दा बना के डाला जा सकता था। और रसोई गैस को अगर ये मुद्दा बनाते तो जो फीमेल वोटर है वो भी इनके पक्ष में आता। लेकिन ये तो चुनाव इस बात के ऊपर लड़ रहे हैं कि कृषि कानून बस प्रो वर्सेस अगेंस्ट, सिर्फ उसी के दो। निसंदेह ये चुनाव कृषि के काले कानूनों के विरोध में दिए गए त्याग पत्र के दृष्टिगत हो रहा है, और एलनाबाद उपचुनाव में काले कृषि कानूनों के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। ये चुनाव अन्नदाता बनाम पूंजीपति व्यवस्था है, और निसंदेह इसमें अन्नदाता की जीत तय है। ठीक है, मान आपका आत्मविश्वास है, ठीक है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मान लीजिए चुनाव है,
कोई उकचूक हो जाती है, तो क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि हां भाई हमसे गलती हो गई, अन्नदाता जो है वो सरकार के साथ है? अन्नदाता अगर सरकार के साथ होगा तो हम गलती मान लेंगे। हाँ, ठीक है। अगर अन्नदाता सरकार के साथ होगा तो वो तो नतीजे बता देंगे। ठीक है शास्त्री जी, यही सवाल आपसे भी, अगर आप इस बात पर खुश हैं तंवर साहब की, तो क्या अगर उकचूक आपके साथ कोई होती है तो क्या आप ये स्वीकार करेंगे कि किसान जो है वो वाकई नाराज है? केशव जी, मैंने 3 दिन पहले भी आपके चैनल पर डिबेट में एक बात कही थी कि यदि कृषि कानून के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा तो चुनाव जीतना चाहिए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करने वाले विकास प्रचार का। उनको अधिकार है इस कृषि कानून का वेटेज लेने का कि वो चुनाव जीते, और मैं उस दिन मानूंगा कि जिस दिन वो किसान नेता किसान आंदोलन के नाम से जो चुनाव लड़ रहा है, अभय सिंह चौटाला किसान आंदोलन के नाम पर अभी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के नाम से चुनाव नहीं लड़ रहे, वो एलनाबाद की जनता के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम कैसे मानेंगे कि कृषि कानून के खिलाफ ये मतदान है? मैं ये कह रहा हूं पहले दिन से कि ये चुनाव केवल चालबाजी का चुनाव है। अभय सिंह चौटाला ने एक राजनीतिक चालबाजी करके रिजाइन करके चुनाव लड़ने का एक मंशा तय किया है। यदि कृषि कानून के खिलाफ है तो किसी भी एक व्यक्ति को, अननोन से अननोन व्यक्ति को खड़े करते और कहते भाई ये आदमी जीतेगा तो कृषि कानून जीतेगी, ये हारेगा तो कृषि कानून हारेगा। जैसे आपने खड़ा किया शास्त्री जी से, जैसा उम्मीदवार आपने दिया और जैसा उम्मीदवार कांग्रेस ने दिया, स्वाकलन करें शास्त्री जी, स्वाकलन करें। आप क्या कह रहे हैं और साहब, ये कृषि कानूनों के स्वाकलन करें। आप भली भांति जानते हैं ये त्यागपत्र क्यों हुआ और ये उपचुनाव क्यों हो रहा है। चुनाव को जनता के बीच जाकर लड़ रहे हैं। चुनाव हमारी प्राथमिकता नहीं थी, चुनाव जनता की भी प्राथमिकता नहीं थी। चुनाव ये कानून की प्राथमिकता होगी कि वहां ने रिजाइन कर दिया, चुनाव हुआ। लेकिन चुनाव आपने इस मुद्दे पर लड़ा कि कृषि कानूनों के आधार पर। आज आप कृषि कानूनों से मुकर गए कि नहीं, तो इलाहाबाद की जनता के ऊपर है। नहीं, कृषि कानूनों के विरोध में थे, विरोध में हैं, विरोध में रहेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में थे, किसान आंदोलन के समर्थन में हैं और किसान आंदोलन के समर्थन में रहेंगे। मैंने सीधा सवाल आपसे उत्तर पूछा, जैसा उम्मीदवार आपने दिया वैसा ही चाहिए था, वैसा ही उम्मीदवार चाहिए था। जो मैंने शुरू में बात कही, रोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा, ये बात बोल के आपने उसी लोकोत्तरी को चरितार्थ किया ना। आप करें, मैं यही चाहता हूं कि आप इसी लोकोत्तरी को हर बार चरितार्थ करें। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं उनकी बात, फिर मैं वापस आता हूं तंवर साहब। राकेश सर अपनी बात, मैं डावला जी के पास आऊंगा। मैं ये कह रहा हूं केशव जी कि यदि कृषि कानूनों के खिलाफ आपने रिजाइन करके चुनाव लड़ा, तो जो कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को लीड कर रहे हैं वो इलाहाबाद के धरती पर नहीं आते तो हम मान लेते, लेकिन वो तो आए और फिर अभय सिंह चौटाला का समर्थन नहीं किया, तो क्या मानेंगे? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का विरोध किया, और वो ना के सिर्फ हरियाणा के इलाहाबाद के उपचुनाव में किया, अभी तो और भी अनेक राज्यों में चुनाव है वहां भी किया। उसमें आप कोई दिक्कत क्या है? वो तो आपके विरोध में है। आप जहां जहां चुनाव लड़ेंगे वहां संयुक्त किसान मोर्चा आपकी मुखालिफत में जाएगा, वो ये तय कर चुके हैं। तंवर साहब, मैं आपके सवाल पर आता हूं। अगर राकेश टिकैत का मतलब संयुक्त किसान मोर्चा है तो क्या चंदौली साहब उसमें कुछ भी मायने रखते हैं? साधन नहीं है, इसलिए किसानों को अपना। ठीक है शास्त्री जी, मैं आ रहा हूँ, शास्त्री जी मैं आता हूँ। अगर राकेश टिकैत का मतलब संयुक्त किसान मोर्चा है तो क्या बाकी नेता कुछ भी नहीं है उसमें? नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि राकेश टिकैत संयुक्त मोर्चा है। नहीं, आपने अभी कहा कि अगर वो कहीं आकर करते हैं। वो तो पूरे संयुक्त मोर्चा के क्या पश्चिम बंगाल में नहीं गए? पश्चिमी बंगाल में नहीं गए? गए तो मैं यहाँ तो नहीं आया ना, वही तो वही बात कह रहा हूँ। आप ही की बात है, संयुक्त किसान मोर्चा। सर ये विवाद नहीं है, ये मुद्दा है। मैं तो ये कह रहा हूँ संयुक्त तंवर साहब आप ऐसे, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ेगी वो इन कृषि कानूनों के मुखालिफत में वहां उनकी मुखालिफत करेंगे।
जवर बात साहब सिर्फ ये है। जवर साहब, कबूतर की आंख बंद कर लेने से बिल्ली भागेगी नहीं। नहीं, कोई कबूतर की आंख बंद नहीं हो रही है। हकीकत में आप बात ही नहीं कर रहे हैं इस मुद्दे पर। आप मेरे को वो बात बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में संयुक्त किसान मोर्चा गया नहीं गया, ठीक है मैं स्वीकार कर लेता हूं उस बात को, गया वहां पर, उन्होंने वोट मांगे। लेकिन आप जब कह रहे हैं कि भाई हमने संयुक्त किसान मोर्चा के कहने से इस्तीफा दिया, हमने संयुक्त किसान मोर्चा से पूछकर, किसानों से पूछकर, इलाहाबाद की जनता से पूछकर चुनाव लड़ा, तो कोई तो आया होगा सर प्रचार में। संयुक्त किसान मोर्चा से पूछ के इस्तीफा देने की बात नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के कहने पे कि आपको यहां आके हमारी अगर मंच चाहिए तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद एलनाबाद की जनता से पूछा गया, उन्होंने कहा आप किसान आंदोलन का समर्थन करो, त्याग कर दो, विषय को घुमाए ना। और उसके बाद जब चुनाव आया, उसके बाद फिर एलनाबाद। ठीक है, एक उस मशीन के माध्यम से। तंवर साहब, आप उस मशीन का नाम भी बताइए जो आप तुरंत एकदम से जनमत कर लेते हैं लोगों का। नहीं, जनमत की बात ही नहीं है। एलनाबाद की जनता से मतलब पंचायती क्षेत्र है, पंचायती क्षेत्र है, वहां पंचायती तौर पे बात होती है। जनमत क्या होता है? मतलब एलनाबाद में हर पंचायत का समर्थन आपको इस बात से है कि आप निसंदेह हर पंचायत का समर्थन इंडियन नेशनल लोकदल को। तो इस बार का मतलब जीत आपकी पक्की हो गई फिर? इसमें कोई शक है? शास्त्री जी, चुनाव बेवजह करवा रहे हैं, पूछ लेते आप इनसे सर, क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? यदि आप तंवर साहब कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों की जमानत जब्त होगी, मैं कहता हूँ यदि जमानत बचा लो, कोई बात नहीं, अगर बचे तो बचा लो, आप बात स्वीकार कर लोगे, बचा लो आप, अगर बचा तो बचा लो। अभी तो प्रक्रिया चल रही है, अभी तो चल रही है प्रक्रिया। ठीक है, सुने तो सही सर, मैं ये कह रहा हूँ सुनते हैं एक बार। शास्त्री जी का वॉल्यूम थोड़ा आप कीजिए प्लीज, टेक्निकल टीम रखिए सर अपनी बात। केशव जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि दोनों पार्टियों ने जमानत बचा ली, मैं तो जीत की बात कर रहा हूँ, अच्छी बात है, बचा लो, कुछ तो बच जाएगा। इनके कहने से जमानत बच गई तो हार स्वीकार कर लेंगे क्या? क्यों हार स्वीकार कर लेंगे भाई? अगर बच जाए अच्छी बात है, आपका थोड़ा बहुत इज्जत स्वीकार कर लेंगे। नहीं सर, जब हर पंचायत का समर्थन आपको है तो जमानत बचेगी कैसे? आप कौन चुनाव चक्कर में है? आप कौन चुनाव चक्कर में? आप इस सब जो हालात हैं उसको जब्त होने के हैं, फिर भी अगर बच जाएगी अच्छी बात, आप बचा लें, क्या दिक्कत? % वोट क्रॉस कर जाएंगे। आप परसेंटेज में उड़ रहे रहो, आप परसेंटेज में रहो, बड़ी अच्छी बात है। आप अपनी जमानत बचा लो, बड़ी अच्छी बात है। आप दोनों बातें नहीं क्यों है कि गऊ आपके लोअर छेड़ता क्यों कि गऊ का जाया, ये चीजें नहीं। आप एक बात को या तो मैंने आकलन बताया कि जमानत जब्त होने के आसार हैं, क्योंकि आपके पास उम्मीदवार नहीं। अगर फिर भी आप बचा लेते हो श्याम दाम दंड भेद से, बचा लो, थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाएगी आपको। हमारा गढ़ है, उस गढ़ के अंदर स्टैंड लगाकर लोकतंत्र में कोई गढ़ नहीं है। लोकतंत्र में जनता और मतदाता सर्वोपरि है, कोई गढ़ नहीं है लोकतंत्र में। चौटाला साहब तो कह रहे हैं कि कागदाना मेरा गढ़ है और इस गढ़ को ध्वस्त करना मुंगेरी लाल के सपने देखना है, उनका स्टेटमेंट है सर ये। चलो उनका स्टेटमेंट है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। शास्त्री जी, एक सवाल है छोटा सा कि अगर 10 मुद्दे थे, 10 में से विपक्ष ने एक ही मुद्दे को पकड़ा है, तो इसका मतलब आप 9 मुद्दों के ऊपर आप बरी हैं इस चुनाव में? देखिए, ये चुनाव तो हमने तो मुद्दे एक ही तय किया था। नहीं, एक मुद्दा नहीं था जी, एक मुद्दा नहीं था। देखिए महंगाई चल रही है, मुद्दा है। 17 साल से जो विकास की बात है उसका मौका है, क्योंकि आम चुनाव में लोग भरमा जाते हैं किसकी सरकार। अनेक मुद्दे थे, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, डेंगू है, पानी जल भराव है, किसानों के खाद की बिजली पानी है, MSP है, अनेक मुद्दे थे। ये एक मुद्दा कैसे बता रहे हैं सर? अगर वही 10 मुद्दे, अगर मुख्य 10 मुद्दे थे तो विपक्ष ने आपको सिर्फ एक मुद्दे पे घेरा है, बाकी 9 पे आपको छोड़ दिया। उसका आपको कितना फायदा हो रहा है, सिर्फ मैं इतना जानना चाह रहा हूं। देखिए, मेरा कहना है कि फायदा तो एलनाबाद की जनता को सोचकर उसके लिए है। जो कुछ होगा, एलनाबाद की सीट अभय सिंह जी के जीतने से देश में, प्रदेश में, जिले में कोई परिवर्तन होने की संभावना कहीं दूर दूर तक नहीं है। परिवर्तन यदि होना है तो एलनाबाद का विकास का होना है, वो सत्ता के साथ रहने से है। मुद्दा केवल यही है, इसी मुद्दे के ऊपर भाजपा मुख्य विपक्षी दल के रूप में जनता के जिस हिसाब से मुद्दे उठाती है, आज का विपक्ष उस तरीके से मुद्दे नहीं उठा पा रहा है, इसलिए भाजपा को बहुत फायदा मिल जाता है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं ताकि जनता को भी पता चले कि उनका विपक्ष का मजबूत होना कितना जरूरी है।
देखिए, विपक्ष का मजबूत हम करने वाले नहीं है और हम चाहेंगे कि नहीं विपक्ष, लेकिन वो तो अपने पैरों पर खुद ही वो जिस प्रकार के मुद्दों को लेकर राजनीति करना चाहते हैं, आज का समाज, वो तो इनकी राजनीति तो 50 साल पुरानी है, उसी धरने पर उन्हीं नेताओं के कहने से चुनाव लड़ते हैं। सर, आप राजनीति में हो, राजनीति तो होगी। इन मुद्दों के ऊपर चुनाव होते हैं, किस तकनीक से चुनाव होते हैं, वो तो इनके दूर दूर भी नहीं है। तो हरियाणा के अंदर केवल रथतंत्र से आप सरकार को रोकना चाहते हैं, वो विषय नहीं रहा, खत्म हो गया वो। और वो सरकार एक्शन इसलिए नहीं लेती कि जनता के सामने घोटाला जो था वो आपकी सरकार में सबसे बड़ा कलंक था, जिसको विपक्ष ने बिल्कुल साइड में रख दिया और आपको बरी कर दिया। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसमें रूरल एरिया के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो एकदम साइड में हो गया। वो आए ही नहीं इस पूरे चुनाव में, जबकि यही एक मौका था कि उसको लेके आते। क्या जो रजिस्ट्री स्कैम हुआ था, जिसमें आपने पूरा रजिस्ट्री का सिस्टम बदला, उसमें एक पेटिशनर मैं भी हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि उसके अंदर जो रजिस्ट्री स्कैम था, वो सिर्फ ये नहीं था कि उसके अंदर रजिस्ट्री के टाइम पे वो घोटाले कर देते थे, उसमें सरकारी जमीन की भी रजिस्ट्रियां हो गई। वो ऐसा मुद्दा है जिसकी जांच चल रही है। सर, जिसकी जांच, मैं कह रहा हूं कि सरकार ने कानून बना दिया, सरकार के तंत्र में बैठे लोग यदि गड़बड़ करेंगे तो सरकार संरक्षण देगी, तो सरकार दोषी होती है। तो सरकार संरक्षण न देकर उनके ऊपर केस डालती है। ठीक है, मैं डावला साहब के पास आता हूं। डावला साहब, मुद्दे आपने नहीं बुनाए, मुद्दे थे, ऐसा कहना है रमन जी का। जी केशव जी, मैं बताना चाहता हूं रमन जी को, हमारी पार्टी के नेताओं ने सभी मुद्दों पर इस बीजेपी को घेरने का काम किया है और इस चुनाव में जो जनता है बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी। और यहाँ आप देख लीजिए, पिछले 7 साल का जिक्र करूं, 7 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश यहाँ इलाहाबाद में कोई ऐसे प्रोजेक्ट नहीं किए, कोई बड़ी शिक्षा संस्थाएं नहीं खोली और प्रदेश के अंदर कितना भारी बजट है, वो प्रदेश का पूरे के पूरा 60 लाख करोड़ से बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हमें ये बताएं कि एक भी इलाहाबाद में कोई प्रोजेक्ट, संस्था, स्कूल, कॉलेज। डावला साहब, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बीजेपी का। आज भी सोशल मीडिया पे जो फोटो आती है वो अनिल शाह की आती है, जब वो कपड़े उतार के प्रदर्शन कर रहे होते थे। और इन लोग ईरानी जी, उनको जनता पहले जान चुकी है कि इन लोगों ने जिन मुद्दों को लेकर के इस्तीफा दिया था वो अपने मुद्दों से पीछे हट गई है। लेकिन आप जो जनता है और उनके पास जो अपना कैंडिडेट अभय चौटाला जी है, वो तो खुद कहते थे कि मैं विधानसभा में जब तक नहीं जाऊंगा जब तक ये मुद्दे हल नहीं हो जाते। इनको खुद कैंडिडेट नहीं बनना चाहिए था, तब मैदान में देखते इनकी जमानत तक नहीं जब्त होती। अब हो सकता है इनकी जमानत जब्त बच जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी बीजेपी को और इन लोगों को हराने में कामयाब होगी और आगे जो राज करेगी कांग्रेस पार्टी की हवा है और आने वाले दिनों में आपको ये पता लग जाएगा। डावला साहब, नतीजे आएंगे। डावला साहब, ये राज करने की बात छोड़ दो, आप जमाना बीत गया है, अब सेवा करने का अवसर है। देखो, आप उनको एक शब्द देते हो, उसे मुद्दा बना देते हैं और वो आपको पूरा मुद्दा देते हैं, लेकिन आप शब्द नहीं बोलते हो। यह सवाल है रमन जी का। सब शास्त्री जी, ऐसा है कि कोई मुद्दा को हम सब मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, सारे मुद्दे उठाए हमने। आप कोई सा भी मैं डावला साहब से सवाल करता हूं। डावला साहब, आपने कहा, चलिए ठीक है, राज शब्द को रिप्लेस कर देते हैं भले, लेकिन सर आप जिस उपचुनाव का जिक्र करते हैं, आप बड़ौदा उपचुनाव का जिक्र करते हैं, बड़ौदा उपचुनाव में हुड्डा साहब ने अपना पूरा डेरा वहीं पर डाला हुआ था, पूरी मशीनरी उनकी काम कर रही थी, लेकिन यहां पर उनको ऐसा कोई इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला। 3-4 जनसभाएं हुई, उनमें से भी एक जनसभा में यह कह दिया कि कांडा साहब जो है वो मेरे सहयोगी रहे थे मंत्रालय सरकार में और अभय सिंह चौटाला के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं। तो वो ये प्रचार कहें, लेकिन किसका, कांग्रेस का या किसी और का? और आप कह रहे हैं सब कुछ अच्छा है। किस राजनेता का? देखिए, राजनीति के अलावा हर नेता का हर आदमी से अपने अलग अलग संबंध होते हैं, लेकिन चुनाव में ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया है। सर, मंच से गए उन्होंने, मैं कोट कर देता हूं आपको, उन्होंने मंच से कही बात, चुनावी मंच से, उसी चुनावी मंच से जहां पर आपके प्रत्याशी बैठे हुए थे साइड में। मंच से क्या है, उन्होंने कहा मेरे दोस्त है, ये तो नहीं कहा वोट उनको देनी है, उनको यही तो बताया कि मेरे दोस्त हैं।
हो सकता है राजनीति में आपस में कोई ये थोड़ी है कोई किसी से बात नहीं करेगा जो जानकार नहीं है, ये कोई बात थोड़ी है। सर राजनीतिक विश्लेषक है सर, वो तो हर पार्टी का होगा। राजनीतिक विश्लेषक सभी पार्टियों का होता है। ना ऐसा नहीं। ठीक है, डाबला साहब जवाब दीजिए। जी क्या बोल रहे थे सर? आपकी बात अधूरी रह गई थी सर, उसे पूरा कीजिए पहले। रिपीट करिए आप। अच्छा, तो ऐसा बड़ौदा की आप बात कर रहे थे। बड़ौदा के अंदर भी हमारी पार्टी के सभी नेताओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इन्होंने ठीक है क्योंकि उनका एमपी क्षेत्र ज्यादा लगता था, उन्होंने कुछ ज्यादा काम किया होगा, लेकिन सभी नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है। अब शैलजा जी का गृह क्षेत्र भी रहा है सिरसा, तो इसलिए शैलजा जी ने वहां थोड़ा ज्यादा काम किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी गए और नेता भी गए, इससे आप क्या कह सकते हैं? नहीं सर, मैं बताता हूं मैं किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। भाजपा और जजपा के साझा उम्मीदवार वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। गोबंद कांडा, भाजपा की पूरी मशीनरी और जजपा की पूरी मशीनरी वहां पर चुनाव प्रचार कर रही थी। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक, उनके जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सब कुछ वहां पर थे। हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष तो है ना सर, भले ही कुछ भी चीजें हो जाएं, लेकिन कम से कम एकता का संदेश तो देती है। अब देखिए मुद्दा इस चुनाव में क्या बना? मुद्दा इस चुनाव में यह बना कि कांग्रेस का अंदर का कुनबा ही ठीक नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो आपके कैंडिडेट और उनके चाचा के मतभेद सामने आए, भरत बेनीवाल, पवन बेनीवाल के, फिर शैलजा वर्सेस हुड्डा, ये मुद्दा भी चुनाव में उछला। तो आपने डैमेज कंट्रोल कैसे किया? आपने नहीं किया। कांग्रेस आप सुनिए डाबला साहब, हुड्डा साहब यहां पर आ रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा, और वो पहले भरत बेनीवाल जी के घर पर उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और घर के बाहर निकलकर वो बयान दे रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई जब सब कुछ ठीक है तो आप बयान क्यों दे रहे हो? तो जनता समझती है ना सर इन बातों को। भरत बेनीवाल पार्टी के नेता है, उनसे मिलना कोई बुराई बात थोड़ी है, वो अपने नेताओं से मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन बाहर आकर जब ये बयान देंगे कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब सर जनता तो समझती है ना। हाँ नहीं, जनता क्यों? ये तो सिर्फ अपोजिशन का काम है, बरगलाते हैं लोगों को भी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। सब अपने तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दूसरी बात थोड़ी है। तो मतलब आपको ये लगता है कि पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ी है ये? जी ठीक है शास्त्री जी, एकजुट होकर के लड़ी है। मैं पूछूंगा इनसे कि मजबूती से लड़ी, एकजुट होकर के पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी तो फिर क्या हालत होगी? हम तो कहते हैं कि ये चर्चा ये थी कि भाई ये शैलजा खुद का उम्मीदवार है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का खुद का चुनाव है। तो ये कांग्रेस के प्रति अपने आप में और इनेलो की भारतीय स्थानीय छवि के कारण से मतदाता ने सरकार में हिस्सेदारी डालने के लिए 3 साल के शेष बचे कार्यकाल में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ये मन बनाया है कि हमें भाजपा के गोविंद कांडा को वोट देकर सरकार में हिस्सेदारी करनी चाहिए। यही एक मुद्दा चुनाव का रहा है और आज दिन भर भी चर्चाएं इसी बात को लेकर, जो भारी मतदान की जो बात हो रही है, जो 80% को भी क्रॉस करेगा तो केवल सत्ता में हिस्सेदारी के लिए करेगा। केवल जीत होती तो सामान्य हो सकता है, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी करनी है, इसलिए कहीं हम पीछे न रह जाए, इसलिए बढ़ चढ़कर इलाहाबाद की जनता आज वोट कर रही है। शास्त्री जी, अगर आप ये चुनाव हार जाते हैं तो आपकी सरकार पे क्या इफेक्ट आएगा? सर कुछ नहीं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, ये तो बड़ौदा के समय कह रहे थे। तो ये तो सीटें कांग्रेस की और इनेलो की उनके पास हैं, जो आम चुनाव के समय है, उससे हमारे संख्या बल पर कोई प्रभाव नहीं होना। मैं आपको समझा नहीं पाया। मेरा सवाल ये है, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं जो जनरल पब्लिक है उसका माइंडसेट किस ओर जाएगा? नहीं देखिए, जनरल जो है वो तो आप पहले से माने कि सीट इनकी थी, इनके पास है कि हमारे पास और इलाहाबाद की जनता के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने विकास को आधार मानकर भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना तालमेल करके अपने कैंडिडेट को जिताएं। तो हमारे तो लाभ और हानि कुछ नहीं है। तो इलाहाबाद की जनता का विषय है कि उसको सत्ता की हिस्सेदारी में देकर अपने विकास को आगे बढ़ाना है। सरकार के संख्या बल पर और सरकार के प्रति जो जनता का मत है उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला किसी प्रकार का भी। सर, इस चुनाव को एक सेगमेंट ये भी देख रहा है कि ये जो किसान आंदोलन है उसका इसके ऊपर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। मैं उस परिप्रेक्ष्य में जानने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सीधा सवाल नहीं करना चाह रहा था, पर अब मैं मैं आपके प्रश्न को समझ गया। जब कैंडिडेट जो किसान आंदोलन के नाम से रिजाइन कर आया
वो इस ऊह में है, असमंजस में है कि हम इलाहाबाद की जनता को आधार मानकर चुनाव लड़े या कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन को मानते चले। आंदोलनकारी आपको नेता मानते नहीं, क्योंकि वो चुनाव में आए भी, आपका समर्थन भी करके गए, तो आप किस हिसाब से कृषि कानूनों के खिलाफ मूवमेंट बनाएंगे? ये मूवमेंट तो ये साल पिछली बार बना गए थे उत्तर प्रदेश से आकर, उसको कमा खा के चला गया। अब राकेश टिकैत आ गया, राकेश टिकैत ने और चढ़ोनी में हिस्सेदारी बट रही है कि हम उसके जो आंदोलन के कारण से बेनिफिट मिले उसमें हिस्सेदारी चढ़ोनी की और कि राकेश टिकैत की कंपनी इस बात पर है। जनता के मुद्दों पर और किसान के लिए कोई आंदोलन नहीं है। शास्त्री साहब, जब इन्होंने अपना नेता इनको माना नहीं, किसान आंदोलन का कोई नेता है नहीं और उसका वोट आपके खिलाफ चले जाता है, तो स्थिति बहुत विकट होने वाली है। ये तो बाद में विश्लेषण की बात होगी कि जब वोटिंग परसेंटेज पूरा आ जाएगा, किसका वोट किसे मिला। 2 तारीख को हम इन सवालों पर भी बात करेंगे। हमारा जो वोट बैंक है वो वोट बैंक सुरक्षित है। हम इस चुनाव में अपना वोट बैंक बढ़ाएंगे, हम चुनाव जीतेंगे और वोट प्रतिशत बढ़ाकर जीतेंगे। ठीक है, तंवर साहब रखिए अपनी बात। तो ऐसी स्थिति होती है कटने पर भी जीत जाता है, तो लोकप्रियता नहीं कह सकते। हम चुनाव प्रतिशत को बढ़ाकर जीतने वाले हैं। ठीक है केशव जी, ये उपचुनाव कृषि कानूनों के विरोध में इंडियन नेशनल लोकदल के समर्थन के कारण हो रहा है। निसंदेह हरियाणा प्रदेश में जो कृषि कानूनों का विरोध है, ये उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जनमत संग्रह है। मैं हालांकि बड़ौदा चुनाव की बात नहीं करना चाहता था, उसमें भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया उसमें हमें और सफलता मिलती, लेकिन उस वक्त भी बड़ौदा के मतदाता ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतने देना है और नहीं जीते। उससे भी विकट हो गया। आप अरे सत्य, पहले शास्त्री जी बात सुन लीजिए। समझौता नहीं हो गया, वहां के मतदाता ने आपको नहीं जीतने देना था, इसलिए हमारा मत प्रतिशत कम रहा और अब यहां भी उसका उल्टा हो रहा है। किसी भी सूरत में आप जीतने वाले नहीं है। ये कृषि कानूनों के समर्थन में जो आपने कृषि कानून लाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर सरकार, उसके खिलाफ जनमत है और इस जनमत में पूर्ण तो विफल हो चुके हैं। और रही सही बात 2 तारीख को पूरी हो जाएगी। आप 100% गिनाओ, आप सारी बात गिनाओ। ठीक है सर, अगर ये और जिस प्रकार से आपने पूरे इलाहाबाद को कश्मीर बना दिया है, वो सिरसा इस प्रदेश से छिपा हुआ नहीं है। ये आपकी विफलता का परिचायक है। नहीं, कश्मीर तो सर, कश्मीर तो वो बिना सेंट्रल पैरामिलिट्री तंवर साहब, अब आप ये बात कहेंगे, तंवर साहब अगर ये बात कहेंगे कि गांव में घुस के दिखाओ तो क्या करेंगे? भाई कश्मीर तो जब बनेगा ना, जब अलगाववादी दिखेंगे सामने। हमने कहा है नहीं चाहते कि वहां क्षेत्र के कहा है आपने, आपने कहा है, आपने कहा है कि गांव में घुस के दिखाओ। वही मेरा सवाल है। 15 दिन पहले चुनाव के अरे आपका सबको सब पता चल गया है। आप जिस प्रकार की जातिवादी और धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति करते हैं उसका पर्दाफाश होगा निसंदेह 2 तारीख। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है तंवर साहब, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब क्या कुछ होना है, ये तो आखिरी की चंद मिनटें बची है। 6 बजे चुनाव मतदान खत्म हो जाएगा, 2 तारीख को नतीजे आएंगे। बहरहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए रमन जी आपका भी, सत्यव्रत शास्त्री जी, संजीव जी, सुखबीर जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में इतना ही, लेकिन हर बारीक खबर के ऊपर नजर लगातार बनी हुई है। जल्द लौटते हैं।